एक मुगल बादशाह जिसकी मौत 300 साल पहले हुई, वो भारत की राजनीति में रह रहकर जिंदा कैसे हो जाता है? औरंगजेब 300 साल बाद भी भारत में प्रासंगिक क्यों है? औरंगजेब की मौत के बाद मराठा साम्राज्य के पास लगभग 100 साल थे, फिर भी उन्होंने उसका कब्र नहीं हटाया। फिर आज उसके कब्र को हटाने की बात क्यों हो रही है? सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। एक धक्का और दो। औरंगजेब, जिसे मुगल काल का अंतिम प्रभावशाली सम्राट कहा जाता है, जिसने 1658 से लेकर 1707 तक यानी लगभग 50 वर्षों तक भारत पर शासन किया, एक बार फिर चर्चा में है। औरंगजेब को लेकर हालिया विवाद की शुरुआत हुई एक फिल्म से। 14 फरवरी 2025 को रिलीज हुई फिल्म छावा ने औरंगजेब को चर्चा के केंद्र में ला दिया। इस फिल्म की कहानी छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे संभाजी महाराज की थी। इसमें दिखाने की कोशिश हुई कि किस तरीके से संभाजी महाराज ने शिवाजी की महानता और उनके शौर्य को आगे बढ़ाया। लेकिन लोगों की नज़र औरंगजेब पर पड़ी और इस बात पर चर्चा शुरू हो गई कि औरंगजेब ने किस तरीके से क्रूरता फैलाई, कैसे उसने हिंदू मंदिरों को तोड़ा और संभाजी को यातनाएं दी। इस फिल्म ने राजनीति में अपनी जगह बनाई और कुछ नेताओं के बयानों से विवाद हुआ। बात यहां तक बढ़ गई कि महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर, जो पहले औरंगाबाद हुआ करता था, वहां से 25 किलोमीटर दूर खुलदाबाद में स्थित उनकी कब्र को हटाने की मांग होने लगी। इस मांग को लेकर हिंदू संगठनों के एक विरोध प्रदर्शन के बाद नागपुर के महाल इलाके में हिंसा फैल गई। छावा या चित्रपटाने छत्रपती संभाजी महाराजांचा खरा इतिहास आपल्यासमोर आणला, पण त्यानंतर राज्यामध्ये लोकांच्या भावना देखील खूप मोठ्या प्रमाणात त्या ठिकाणी एक प्रकारे प्रज्वलित झालेल्या आहेत। औरंगजेबाबद्दलचा जो काही राग आहे तो रागही खूप मोठ्या प्रमाणात त्या ठिकाणी बाहेर येतोय। या सगळ्या गोष्टी आपल्या ठिकाणी असल्या तरी मला असं वाटतं की महाराष्ट्रात कायदा आणि सुव्यवस्था राखणं हे अत्यंत महत्त्वाचं आहे। तो आखिर क्या कारण है कि 300 साल बाद भी औरंगजेब भारत की राजनीति में प्रासंगिक बने हुए हैं? एक बादशाह जिसको मरे हुए 300 साल गुजर गए हैं, उसकी रिलेवेंस इतिहास में जरूर है, लेकिन उसने 300 साल पहले क्या किया, क्या नहीं किया, किस तरह उसने अपनी हुकूमत चलाई, ये हम क्लासरूम में पढ़ा सकते हैं सबक सिखाने के लिए। जिस अंदाज में आज अपना वोट हासिल करने के लिए, अपने सत्ता बनाने के लिए जिस अंदाज में एक मरे हुए बादशाह का इस्तेमाल किया जा रहा है, वो एक लाइट लफ्ज इस्तेमाल करूं, निंदनीय है। औरंगजेब का जन्म 3 नवंबर 1618 को दोहाद में हुआ। वो शाहजहां के तीसरे बेटे थे। शाहजहां अपने सबसे बड़े बेटे दारा शिकोह को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे, लेकिन औरंगजेब का मानना था कि वो मुगल सल्तनत के सबसे योग्य वारिस हैं। वो अपने पिता को कैद करने और अपने बड़े भाई दारा शिकोह को मरवाने के बाद सिंहासन पर बैठा। अशोक ने भी अपने बाप को मारा, अपने भाइयों को मारा, अपने जो जिनके ऊपर रूल कर रहा था कत्लो गारत की, लाखों को मारा। उसके बाद उसने डिक्लेयर किया कि नहीं, एक धम्मा होना चाहिए। उसी तरीके से औरंगजेब ने भी सब कुछ किया, दूसरे बादशाहों ने भी किया। तो न हम इनको बुरा कह रहे हैं, न उनको बुरा कह रहे हैं। औरंगजेब को एक मैं सक्सेसफुल बादशाह के नजरिए से देखता हूं। उसने 50 साल हुकूमत की। उसका बाप उसको हुकूमत नहीं देने जा रहा था, वो उसके भाई को देना चाहता था। औरंगजेब ने अपनी सियासत से हुकूमत हासिल की और 50 साल चलाई और बड़ी कामयाबी से चलाई। इतनी चलाई कि जो उस दौर का जो हिंदुस्तान है, वो वर्चुअली वही हिंदुस्तान था जो आज 21वीं सदी में है, जिसको हम इंडिया कहते हैं। बीबीसी हिंदी में छपे एक लेख के मुताबिक औरंगजेब ने 15 करोड़ लोगों पर करीब 49 साल तक राज किया। उसके शासन के दौरान मुगल साम्राज्य इतना फैला कि पहली बार उन्होंने करीब करीब पूरे उपमहाद्वीप को अपने साम्राज्य का हिस्सा बना लिया। हम लोग इतिहासकारों में एक कहावत है कि बादशाह का न कोई मजहब होता है और बादशाह का कोई रिश्तेदार भी नहीं होता है। अ किंग हैज नो रिलीजन एंड
अ किंग हैज नो रिलेशंस। चाहे वो अशोक रहे हों, चाहे वो चंद्रगुप्त रहे हों, या जो भी बादशाह जिसका भी आप नाम लेके उठाना चाहें, किसी भी एक का ले लें, सब बादशाहत के पीछे एक इतिहास है, मारने काटने अपनी सत्ता को बचाने का। इनके लिए ये मायने नहीं रखता कि कौन कौन है, इनके लिए सिर्फ एक मायने रखती है चीज, वो है उनकी सत्ता। आम लोगों के बीच औरंगजेब की छवि हिंदुओं से नफरत करने वाले धार्मिक उन्माद से भरे कट्टरपंथी बादशाह की है, जिसने हिंदू मंदिरों को तोड़ा। लेकिन एक पक्ष ये भी मानता है कि औरंगजेब ने जितने मंदिर तोड़े उससे कहीं अधिक मंदिरों को बनवाया भी। कभी कोई इतिहासकार जो फैक्ट्स हैं उसको डिनाई नहीं कर सकता। इसमें कोई दो राय नहीं है कि औरंगजेब ने मंदिर तोड़वाए, और एक दो नहीं, अच्छी खासी तादाद में तोड़वाए। लेकिन हर चीज का एक संदर्भ होता है, बगैर संदर्भ के चीज समझ में नहीं आती। आप उठा के इतिहास आप देखें कि किस मंदिर को किस संदर्भ में तोड़वाया गया। हर उस जगह जहां के ऊपर कोई रिवोल्ट, रेबेलियन, सत्ता पलटने की या औरंगजेब की मुखालफत की कोई बातचीत चल रही थी या कोई ऐसी कदम उठ रहे थे, सिर्फ वहां पे औरंगजेब ने इस टाइप की हरकतें की। अगर आप सवाल सिर्फ इतना पूछें, क्या मंदिर गिरवाए गए? हाँ, बिल्कुल गिरवाए गए। क्या मंदिरों को ग्रांट दिया गया? हाँ, बिल्कुल दिया गया। चाहे वो वृंदावन के मंदिर हो, चाहे मुल्तान में मंदिर हो, चाहे राजस्थान के मंदिर हो, चाहे वो उज्जैन और दूसरी जगह के मंदिर हो, काफी मंदिरों के पास एपिग्राफ्स हैं, अभिलेख हैं, जिसमें ये बताया जा रहा है कि ये ग्रांट्स मुगल बादशाहों की दी हुई है। अमेरिकी इतिहासकार ऑड्री ट्रस्टी की किताब औरंगजेब द मैन एंड द मिथ में वो लिखती हैं कि औरंगजेब के शासनकाल में ऐसा कुछ नहीं हुआ जिसे हिंदुओं का नरसंहार कहा जा सके। वास्तव में औरंगजेब ने अपनी सरकार में कई महत्वपूर्ण पदों पर हिंदुओं को आसीन किया। औरंगजेब को अक्सर एक क्रूर तानाशाह के रूप में वर्णित किया जाता है, जो विस्तारवादी था। उसने कठोर शरिया कानून लागू किए और भेदभावपूर्ण जजिया कर को वापस लाया, जिससे हिंदुओं को सुरक्षा के बदले देना पड़ता था। सिर्फ क्रूरता आप औरंगजेब की देखें, बाकी पे आप अपने आंखों पे पट्टी बांध लें, ये तो गलत बात है। जितने बादशाह थे वो सत्ता ऐसे ही चलाते थे, सब क्रूअल थे। एक भी बादशाह ऐसा नहीं था कि जिसने सिर्फ फिलेंथ्रोपी की हो। जब तक वो क्रूरता नहीं करेगा उसका वर्चस्व कायम नहीं हो सकता था। सारे बादशाह, उसी में एक औरंगजेब था। जिस जमाने में वो सत्ता संभाले हुए थे, उस वक्त ना भारत एक नेशन था, ना उस पीरियड में कोई कंसेप्ट था कि डेमोक्रेसी किसे कहते हैं, ना कोई कंसेप्ट था कि सेकुलर और नॉन सेकुलर क्या होता है। नहीं उस पीरियड में भारत में कोई कॉन्स्टिट्यूशन था, ना पार्लियामेंट था, ना पार्लियामेंट के बनाए हुए रूल्स थे, है ना। उसने क्या किया वो 300 साल पहले वाले लोग जाने। औरंगजेब ने जो किया वो 300 साल पुराना इतिहास है, जिसे सबक सीखने के लिए जरूर पढ़ाया जाना चाहिए और उससे सबक लेकर आगे बढ़ना चाहिए। उस कब्र को हटाने की मांग ठीक नहीं है। मेरा कहना यह है कि भाई कब्र वहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज के इतिहास के लिए आवश्यक है। औरंगजेब की कब्र नहीं खोद रहे हैं, इस देश की कब्र खोदने की आप कोशिश कर रहे हैं। इसके मिजाज की, महासागरीय चरित्र की, इतिहास के बासी पन्नों में जाकर के आपकी नाकामियां नहीं छुपेंगी।